नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम यहाँ पर देख रहे हैं संस्कृत का अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22 में किस तरीके से आने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। लगभग ये 40 अंक का है और वहाँ पर आपको 2 घंटे मिलने वाला है। सारा प्रश्न पत्र अच्छी तरीके से देखना है, उसकी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न पत्र में कोई पेज ब्लैंक होता है या कोई प्रश्न कमी दिखाई देती है तो तुरंत पर्यवेक्षक यानी इन्विजिलेटर को जानकारी देनी है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ 0 to+ संस्कृत CBSE ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज़ आपको सही समय पर मिलते रहें। ZTPEL ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है। आप वहाँ पर जा कर के 0 to+ लोगो देखिए और इसको डाउनलोड करके सारे कंटेंट देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपको किस तरीके से आने वाला है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरानि संस्कृतेन लिखत। 10 अंक का रहेगा जिसमें सबसे पहले एक पद में उत्तर लिखना है। इन 3 में से कोई 2 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने रहते हैं। मैं सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ता हूँ और इसका सामान्य अर्थ भावार्थ भी बताते जाता हूँ। कदाचित अशित वर्षीय एको वृद्ध मार्गे आम्र वृक्षान आरोपयति स्म। कभी 80 साल का एक बुढ़ा रास्ते में आम के पेड़ों को रोप रहा था, मतलब उसको लगा रहा था। तम दृष्ट्वा महानगरात आगच्छन कश्चन युवा पृष्ठवान। उसको देख करके महानगर से आए हुए किसी युवा ने पूछा, भू महानुभव, अरे आदरणीय, तव अवस्था प्रायश 80 वर्षीया प्रतीयते। तुम्हारी उम्र लगभग 80 साल की दिखाई दे रही है। एतच्च स्वाभाविकम, यह तो निश्चित ही है। यदा एते वृक्षा फलानि दास्यन्ति, जब ये पेड़ फल देंगे, तदा तुम जीवितो न भविष्यसि, तब तुम जिंदा नहीं रहोगे। अतः किमर्थम इदम निष्फलम प्रयासम करोषि, इसलिए क्यों यह यूजलेस निष्फल प्रयास कर रहे हो। सवृद्ध उक्तवान, तब बुढ़ा बोला, मया सांप्रतम, मेरे द्वारा अब इतरैः आरोपितानां वृक्षाणां फलानि खाद्यन्ति, मेरे द्वारा अब दूसरों के द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल खाए जा रहे हैं। एवं ऐसे ही मया अपि आरोपितानाम, मेरे द्वारा लगाए गए एतानाम वृक्षानाम फलानि, इन पेड़ों के फल आगामी भविष्य काले, आने वाले भविष्य काल में लोकाहा खादेयु, लोग खाएंगे। इत्यदर्थम, इसी कारण से अहम एतेषाम आरोपणम करोमि, इसलिए मैं इन पेड़ को लगा रहा हूँ। वस्तुतः मनुष्येन केवलम स्वार्थ चिंतनम न कर्तव्यम, वास्तव में इंसान को केवल स्वयं का चिंतन ही नहीं करना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। इसमें आप देखिए पहला प्रश्न, कश्चन युवा कुतः आगच्छति स्म, कोई युवा कहाँ से आ रहा था। तो कहाँ से आ रहा था, तो इस पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप लोगों को इसका उत्तर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ कृतः स्पेलिंग मिस्टेक है, कुतः होता है जिसका मीनिंग होता है कहाँ से। तो इसका उत्तर है महानगरात, महानगर से आ रहा था। उसका देखिए, मनुष्य ने केवलम किम न कर्तव्यम, इंसान को मात्र क्या नहीं करना चाहिए। इसके अंतिम में हम देख सकते हैं वाक्य में स्वार्थ चिंतनम, स्वयं का मात्र स्वार्थ चिंतन नहीं करना चाहिए। वृक्षाः कानि ददाति, पेड़ क्या देते हैं, तो क्या देते हैं, ददाति, दत्तः, ददति। ददति जो है ये बहुवचन में आता है। तो वृक्षाः कानि ददति, पेड़ किसको देते हैं, तो क्या देते हैं, फलानि, फलों को देते हैं। अब इसमें आप देखिए अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य न लिखत, केवलम प्रश्न द्वयम, कोई 2 प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। जैसे आपने एक पद में लिखा वैसे एक पद में न लिख करके पूर्ण वाक्य में हमें यहाँ लिखना रहता है। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, वृद्धः किम विचारे वृक्षाणाम आरोपणम करोति स्म, वृद्ध क्या सोच करके वृक्षों को लगाता है या वृक्षों को लगा रहा था। तो इसके लिए उत्तर है, देखिए वो क्या सोचता है कि मया सांप्रतम इतरैः है आरोपितानां वृक्षाणां फलानि खाद्यन्ते एवं मयापि आरोपितानां एतेषां वृक्षाणां फलानि आगामी भविष्यत् काले लोका खादेवित्यर्थम अहम एतेषां आरोपणम करोमि, या इसकी जगह इत्यर्थम या इति विचार्य, इत्यर्थम जो दिया है उसकी जगह आपको क्या करना है, ये लिखना है इति, इति लिख करके फिर आगे का लिखना है। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं कि
कि इति विचार्य वृक्षाणाम आरोपणम करोति स्म। अगला देखिए कि युवा तम वृद्धम किम अपृच्छत, युवा ने उस वृद्ध को क्या पूछा। तो क्या पूछा, तो देखिए कि भूमानुभव तव अवस्था प्रायशः 80 वर्षीया प्रतीयते, एतच्च स्वाभाविकं यदा एते वृक्षाः फलानि दास्यन्ति तदा त्वं जीवितो न भविष्यसि, अतः किमर्थम इदं फलम निष्फलम प्रयासम करोषि। ये पूरा की पूरा प्रश्न आता है, मतलब यहाँ तक ये करोषि तक आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए वृद्ध कान आरोपयति स्म, बुढ़ा किसको लगा रहा था। तो किसको लगा रहा था, तो इसका उत्तर आता है आम्र वृक्षान, आम के पेड़ों को लगा रहा था। अगला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद के लिए सही शीर्षक संस्कृत में चुन करके लिखिए। आपको जो भी शीर्षक यानी टाइटल, जो भी सही टाइटल लगता है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर परोपकार भावना लिखा है। इसके अलावा भी आपको कोई अच्छा सा टाइटल लगता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। उसके पश्चात देखिए अगला जो आता है भाषिक कार्य आता है। इसमें भी 4 प्रश्न दिए, लेकिन इसमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। आरोपयति स्म इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो आरोपयति स्म ये जो क्रियापद है इसका कर्तृपद यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आरोपयति स्म का, तो यहाँ आया है, तो इसी के अंदर प्रथमा विभक्ति एकवचन में जो नाउन है, नाम है, उसको हमें चुनना है और वो है वृद्ध, तो इसको हम चुन लेते हैं। उसके बाद अगला देखिए प्रयासम इत्यस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, प्रयास इसके लिए विशेषण पद कौन सा दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका उत्तर है निष्फलम, निष्फलम प्रयासम। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया और ये हो गया विशेष। उसके पश्चात अगला देखिए अधुना इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, अधुना इसका क्या पर्याय पद यहाँ पर यूज किया गया है, मतलब अधुना इसके लिए पर्याय पद और एक है जिसका प्रयोग किया गया है, वो कौन सा है हमें ढूंढ करके लिखना है। तो उसके लिए यूज किया गया है सांप्रतम। उसके बाद देखिए यदा एते तरव फलानि दास्यन्ति, तरवः इसके लिए स्थान पर कौन सा पर्याय पद यहाँ पर यूज किया गया है, तरव नहीं किया गया है लेकिन एक दूसरा पद यूज किया गया है। तो आप देखिए फलानि दास्यन्ति जो दिया है उसके पहले तरव की जगह जो है वही उसका आंसर होगा। तो देखिए वृक्षाः फलानि दास्यन्ति। ठीक है, तो वृक्षाः और तरवः ये दोनों पर्याय पद माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पत्र लिखा गया है कि आप अभिनव हो और आपके पिता का ट्रांसफ़र हो रहा है असम में। तो ट्रांसफ़र प्रमाण पत्र आपको जो टीसी चाहिए उसके लिए आप एक रिक्वेस्ट करें अपने प्रिंसिपल सर से, और उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिए हैं उसको यहाँ जो हेल्पिंग बॉक्स है उसकी मदद से आपको ये फिल करना है, भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, पत्र लिखना है, पत्र पढ़ना है। पूरा पत्र पढ़ने के बाद इसको पढ़ना है, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी है। जब पूरा अर्थ समझ में आ जाए तभी आपको क्या करना है, लिखना है। चूंकि ये पत्र है तो एक ऑफिशियल लेटर जो होता है जिसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र, तो उस औपचारिक पत्र के हिसाब से ही आपको दिमाग में बिठाना है और उसके हिसाब से लिखना है। जैसे देखिए सेवायाम, सेवा में, माननीय। अब यहाँ पर किसका नाम आएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो दिया है प्रधानाचार्य का आएगा। NVS विद्यालय नवदेहली, विषय क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त प्रार्थना पत्र। महोदय, महोदय को हम क्या कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, कैसे, विथ रिस्पेक्ट, जिसको कहते हैं सविनयम। तो हम लिखेंगे सविनयम। यहाँ पर आप देखिए सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवत्या विद्यालय, मैं आपके विद्यालय में नवम कक्षायाम, 9वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा हूँ के लिए क्या आएगा, यहाँ पर देखिए पठामी दिया है तो आपको पठामी लिखना है। आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद ही लिखना है। ममः पितु, मेरे पिता का डैश असम प्रदेश के गुवाहाटी नगर में हुआ है। क्या हुआ है, उनका ट्रांसफर हुआ है। तो ट्रांसफर के लिए क्या शब्द दिया, यहाँ पर भी देखिए स्थानांतरण दिया है, तो हम स्थानांतरण लिखते हैं। तो स्थानांतरम असम प्रदेश से गुवाहाटी नगरे संजातम। मम संपूर्ण परिवार, मेरा पूरा परिवार, तत्रैव गत्वा, वहीं जाकर के निवासम रहेगा। ठीक है, तो निवास करेगा। तो यहाँ पर करेगा के लिए क्या आ जाएगा, करिष्यति। अहम अपि, मैं भी,
डैश सह, सह के युग में तृतीय विभक्ति आती है, तो यहाँ पर आप देखिए तृतीय विभक्ति में एक ही पद आया परिवारेण, परिवार के साथ गत्वा जाकर, तत्रैव वहीं पर रहूंगा या पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आएगा पठिष्यामि। अब मैं वहीं पर जाकर पढ़ने वाला हूँ, अतः हम प्रार्थना, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे स्थानांतर पत्र यानी टीसी डैश अनुगृह्णातु, टीसी देकर कृपा करे। भवत्याः, आपके, आपकी महती कृपा, बहुत बड़ी कृपा होगी, धन्यवाद। भवत्याः, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये पूरा अर्थ आपको समझना है इन चीजों का, और उसके पश्चात ही लिखना है। आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं कि सबसे पहले इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, इस पत्र को समझिए, फिर इसके अर्थ को समझिए, उसके बाद आप इसको पेंसिल से लिख करके देखिए, पेंसिल से लिख कर देखने के बाद फिर उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद जब आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, तब जाकर पेन से ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए चित्र आधारित 5 वाक्य हमें बनाने हैं। तो ये तो बहुत आसान चित्र है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अधिकतर जो आता है निसर्ग से संबंधित या उद्यान से संबंधित, क्रीड़ा खेल से संबंधित ही या पर्यावरण से संबंधित चित्र अधिकतर आते हैं। तो यह भी आप देखिए खेल से संबंधित चित्र है, बगीचे का चित्र है। यहाँ पर आप देखिए कुछ आपको मंजूषा में दिए हैं हेल्पिंग बॉक्स में, तो उन शब्दों को आप सबसे पहले पढ़िए। सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र को ध्यान से देखना है। चित्र को देखने के पश्चात यहाँ पर कितने लोग हैं, कौन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या सीन आपको दिखाई दे रहा है, उस सबको ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ शब्द है, उनका मीनिंग समझना है। तो वृक्षः मतलब पेड़, क्रीड़ा वनम मतलब खेल की जगह, अधः नीचे, बालकाः बालक, दोला झूला, संति है माता माँ, पुत्र बेटा, ऊपर ही ऊपर, जनाः लोग, नीचे ही नीचे, आयांति आते ही, क्रीडंती खेलते हैं, बालिकाः लड़कियां, छत्रम छाता, आरूढ़ चढ़े हुए। अब यहाँ जरूरी नहीं कि सभी शब्दों का प्रयोग करें, आपको मात्र 5 शुद्ध संस्कृत के वाक्य बनाने, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मैंने मेरे हिसाब से जो बनाया, उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर वाक्य बनते हैं, मैंने आसान 5 वाक्य बनाए हैं। तो पहला देखिए, इदम क्रीड़ावनस्य चित्रमस्ति, ये जो है क्रीड़ावन का चित्र है, आप उद्यान का भी लिख सकते हैं, उद्यानस्य चित्रमस्ति। उसका देखिए, अत्र बालकाः बालिका च खेलन्ति, यहाँ लड़के और लड़कियां खेल रही है। उसका देखिए, क्रीड़ावनम परितः वृक्षा सन्ति, क्रीड़ावन के चारों ओर पेड़ है। अत्र जनाः भ्रमन्ति, यहाँ लोग घूम रहे हैं। अत्र माता तिष्ठति, यहाँ माँ खड़ी है। तस्याः बालकः खेलति च, और उसका बेटा खेल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो सीन है, मैंने यहाँ पर जैसे माता और पुत्र 2 शब्द आए, तो मैंने उसका यहाँ पर प्रयोग किया है। आप इसके अलावा भी दूसरे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ये अंतिम में तो आप लिख ही देना है ना, अंतिम रामबाण वाक्य जिसको हम कह सकते हैं कि इसके अधिकतर मार्क्स मिलने की संभावना बनी रहती है। मैंने 6 वाक्य लिखे, मैं तो बोलता हूँ आप 6, 7, 8 वहां पर वाक्य लिखिए, उनकी जिम्मेदारी रहेगी, उनको 5 चेक करने, शुरू के 5 चेक करने, या कोई भी 5 चेक करने। आप अधिक से अधिक वाक्य लिखिए, लेकिन शुद्ध लिखिए, बिना किसी व्याकरण के गलती के। उसके पश्चात देखिए, संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखना है, ट्रांसलेशन लिखना है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है, आपको क्या करना है, संस्कृत में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे राम राजा थे, तो यहाँ पर राम वॉज द किंग, तो थे का मीनिंग यहाँ एक वचन में ही लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रामः राजा आसीत्। हमारा देश महान है, आवर कंट्री इज ग्रेट, तो अस्माकं देशः महान अस्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बहुवचन में है, लेकिन हमें था इसी अर्थों को लेना है, क्योंकि इंग्लिश में भी वॉज आया है, वेयर नहीं आया है। ये तो आदरवाचक है, इसलिए हमने थे लिखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति थे आसित। वह विद्यालय जाता है, ये तो प्रेजेंट टेंस में है। तो ये देखिए आप, जो इसमें से 2 है पास्ट टेंस में आया, एक प्रेजेंट टेंस में आया, अब ये चौथा प्रेजेंट टेंस में है। तो ये बनता है सह विद्यालयम गच्छति। तुम घर कब जाओगे, फ्यूचर टेंस, तो इसको हम बनाएंगे त्वम कदा गृहं गमिष्यसि। नियमों का पालन करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने बनाया नियम पालनम कर्तव्यम, या आप ये भी लिख सकते हैं नियमानाम पालनम कर्तव्यम। ठीक है, मैंने सामासिक पद बना करके तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास बना करके लिखा है। कृष्ण का मित्र मोहन है, तो यहाँ पर आएगा कृष्णस्य मित्रम मोहनः अस्ति।
अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है। 3 पैराग्राफ पठित अवबोधन है, इसको देख करके इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 3 आते हैं, मैंने यहाँ पर 2 ही दिए क्योंकि इसमें तीसरा जो था वो गलत था, मुझे सही नहीं लगा इसलिए मैंने इसको काट दिया, लेकिन 3 प्रश्न वहां पर आते हैं, उसमें से कोई 2 उत्तर आपको लिखने हैं। सबसे पहले पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है। तो अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। न्यायाधीशेन पुनः तव घटनाया विषये वस्तुम आदिष्टि आरक्षिणी निजपक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत। स शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में पूछ लिया और आरक्षणी अर्थात जो पुलिस था वो अपने पक्ष को, अपनी साइड को रख ही रहा था। तभी एक आश्चर्य हो गया, वो जो शव था, डेड बॉडी थी, उसने कपड़े को हटा करके न्यायाधीश को समक्ष प्रणाम करके निवेदन किया, मान्यवर एतेन आरक्षिणा, मान्यवर इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि यद उत्तम, अध्वनि का अर्थ होता है रास्ते में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अध्वनि, रास्ते में, यद उत्तम जो कहा गया है, तद वर्णयामि उसका वर्णन कर रहा हूं। त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात् वारित, तुमने चोरी करने से, बॉक्स चोरी करने से मुझे मना किया था, वारितः अतः निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्व, अपने किए हुए फल को भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, 3 साल की तक की सजा तुम पालोगे। इति ऐसा। न्यायाधीश आरक्षण ने कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने जब ये सुना तो उस पुलिस को कारादंड का मतलब जेल का आदेश देकर तम जन्म उस अभियुक्त को, जो आरोपी बंदा था, ससम्मान मुक्तवान, सम्मान के साथ मुक्त किया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, कि जो कठिन कार्य होते हैं उसको बुद्धिमान लोग नीतिम युक्तिम समालंबे, नीति और युक्ति का अवलंबन लेकर लीलया एवं प्रकुवर्तते, कि खेल खेल में ही सुलझा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न क्या है, केन पुनस्तव घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, किसने या किसके द्वारा फिर से उस घटना, उन दोनों को घटना के बारे में पूछने के लिए आदेश दिया। तो यहाँ पर आप देखिए उसका उत्तर आता है न्यायाधीशेन। उसके बाद है कस्य फलम भुंक्ष्व, किसका फल भोगो, ऐसा कहा। तो किसका फल के लिए कहा था, निज कृत्य से, अपने किए गए का फल भोगो, ऐसा कहा गया था। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना रहता है, इसमें खाली एक पद में पूर्ण लिखना रहता है। तो इसमें आप देखिए क्या आता है कि शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य किम निवेदितवान, शव ने कपड़ा हटा करके न्यायाधीश को प्रणाम करके क्या निवेदन किया। तो क्या निवेदन किया कि मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत् उक्तं तद् वर्णयामि, त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति निवेदितवान। कह ससम्मानम मुक्तवान, किसको मतलब कौन ससम्मान के साथ छूट गया या छोड़ दिया गया, तो वह था जन। लेकिन कौन सा जन था, तो उसको अभियुक्त जन, जो आरोप लगाया गया था, ऐसा आरोपी आदमी जो था उसको सम्मान के साथ छोड़ दिया गया। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखिए, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साध्यन्ति, मति वैभवशाली मतलब बुद्धिमान लोग कठिन कार्य को कैसे साधते हैं। तो इसके लिए है नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया एव साधयन्ति, नीति और युक्ति का अवलंबन लेकर खेल खेल में ही उसको साध लेते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखिए 6 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें ये पूरा की पूरा श्लोक आपको पढ़ना है, इसको इसका अर्थ समझना है और उसके पश्चात ही उत्तर लिखना है। गुणी गुण को समझता है, गुण रहित व्यक्ति गुण को नहीं समझता है, न व्यक्ति मतलब नहीं समझता है। बली बलम व्यक्ति, बली बलवान बल को समझता है, बल के महत्व को, ताकत को समझता है। निर्बल व्यक्ति ताकत को नहीं समझता है, उसके महत्व को नहीं समझता है। पिको वसंतस्य गुणम, जो कोयल होती है वही वसंत ऋतु की क्वालिटी को समझती है, वायसह नहीं, कौवा उसकी गुणवत्ता को नहीं समझ पाएगा। उसी तरह करीच सिंह से बनम,
जो हाथी होता है वही शेर के बल को समझता है, क्योंकि शेर से फाइटिंग हाथी ने की है, चूहे ने तो नहीं की, मूषक ना, इसलिए चूहा कभी सिंह के बल को समझ नहीं पाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। तो जो जिसमें गुणवान जिसकी महिमा आती है वही उसके महत्व को समझ सकता है, क्योंकि वह उससे गुजर चुका रहता है। अब यहाँ पर देखिए, सिंहस्य बलम कह जानाति, सिंह के बल को कौन जानता है? तो यहाँ पर उत्तर दिया है कि सिंह के बल को करी करी जानाति। ठीक है, तो करी जानाति। गुणी कम वेत्ति, गुणी किसको समझता है? तो गुणी गुण को समझता है। कह बलम वेत्ति, कौन बल को समझता है, कौन ताकत को समझता है? तो बली बलम वेत्ति। उसके पश्चात देखिए, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं, केवल 2 ही लिखने रहते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? कह वसंतस्य गुणम जानाति, कौन वसंत के गुण को जानता है, उसके महत्व को जानता है? तो वह है पिकह, कोयल वसंत के गुण को जानती है। पिकह कस्य गुणम वेत्ति, कोयल किसके गुण को जानती है? तो वसंतस्य, वसंत के गुण को जानती है। निर्बलः कम न वेत्ति, निर्बल मतलब बल रहित व्यक्ति जो रहता है वो किसको नहीं जानता है? तो वह बल को नहीं जानता है। अगला जो है ये नाट्यांश पर आधारित रहता है, ये प्रकृति से संबंधित जो लेसन है उसमें से लिया गया है। इसके अर्थ को आपको सबसे पहले समझना है। देखिए, वानर, मोर और कौवा, इन तीनों का ही यहाँ पर संवाद है। वानर गर्व के साथ, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं। जल्दी ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाइए सारे जंगल के प्राणियों। मोर, अरे बंदर चुप बैठ, कैसे तुम वनराज के पद के लिए योग्य हो? देखो देखो, मेरे सिर पर राजा के मुकुट की तरह शिखाखू रखे हुए विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज घोषित किया गया हूं। अतः जंगल में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब कैसे कोई दूसरा विधाता के निर्णय को ठुकरा सकता है, ठुकराने में समर्थ है या उलट करने में समर्थ है? कौवा व्यंग के साथ कहता है, अरे अयभुक, अरे मोर, नृत्य के अलावा तेरी क्या खासियत है जो तुम वनराज पद के लिए योग्य हम लोग माने? तो मोर कहता है, क्योंकि मेरा नृत्य प्रकृति की आराधना है। देखो देखो, मेरे पंखों के ऊपर का अपूर्व सौंदर्य, पंखों को खोलकर नाचने की पोज में आते हुए नहीं कोई भी 3 लोक में मेरे जैसा सुंदर। वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को मैं अपने सौंदर्य से और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद के लिए योग्य हूं। इसका अर्थ आप पूरा धीरे धीरे पढ़िए, मैं तो डायरेक्ट बता दिया हूं, लेकिन आप आराम से पढ़ते हुए इसके अर्थ को समझते जाइए, फिर प्रश्न को देखना है। अब यहां पर आप देखिए, प्रश्न एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो पहला क्या है? मम नृत्यम तो प्रकृति ही आराधना इति क वदति, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, ऐसा कौन कहता है? तो यह कहता है मयूरः। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रकृति आराधना कहा, इसलिए हम मयूरः लिखेंगे। उसके पश्चात क सह गर्वम वदति, कौन गर्व के साथ, घमंड के साथ बोलता है? तो वह भी है, यहाँ पर आप देखिए वानरः। काकः कस्मै व्यंगम करोति, कौवा किसके लिए व्यंग करता है? तो वह है मयूराय। तो कौवा जो रहता है वह मोर के लिए व्यंग के साथ कुछ वाक्य बोलता है। तो कस्मै पूछा, इसलिए मयूर का हमने चतुर्थी विभक्ति एकवचन लिखा है। उसका देखिए पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य में केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। पहला क्या है? कस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, किसका नृत्य प्रकृति की आराधना माना जाता है? तो यहाँ पर आप देखिए मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, मैंने अलग से क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए क्या कहते हैं, मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, लेकिन यहाँ पर पूछा किसका नृत्य, तो मम तो नहीं लिखना है ना, किसका है? मेरा नृत्य। भाई हमारा थोड़ी नृत्य है, वो तो मोर का नृत्य है। तो हम इसमें मयूर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मयूरस्य शिरसि राजमुकुटमिव किमस्ति, मोर के सिर पर राजमुकुट के समान क्या है? तो वह है
शिखा। तो हम क्या लिखेंगे, शिखाम न लिख करके शिखा लिखेंगे। मयूरस्य शिरसि राजमुकुटमीव शिखा अस्ति। अगला है वानरः किमर्थम वन्य जीवान तत्परान भवितुम कथयति। बंदर किसके लिए वन्य जीवों को तैयार रहने के लिए कहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उत्तर है। तो वह कहता है स्व अभिषेकार्थम, स्वराज्य अभिषेकार्थम। आपको क्या लिखना है, स्वराज्य अभिषेकार्थम, अपने राज्य के अभिषेक के लिए, खुद के राज्य के अभिषेक करने के लिए तत्पर होने के लिए सबको कहता है। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न देखिए, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधुलिखितम श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। अन्वय लिखना है, 2 अंक का रहता है। आपको श्लोक को ध्यान से पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है, फिर इस अन्वय को देखना है, फिर ये मंजूषा में जो 4 पद है उसको सही जगह पर आपको रखना है। तो यह इच्छतात्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न पूर्यादहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। यहाँ पर आप देखिए संधि विच्छेद भी है, इच्छति प्लस आत्मनः कुर्यात् प्लस अहितम। तो यहाँ पर देखिए इच्छति प्लस आत्मनः, तो आत्मनः भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए, यह जो आत्मनः श्रेय प्रभुतानि, खुद का कल्याण और बहुत सारे सुखों को, इच्छा सुखानी च इच्छति चाहता है, वह कदापि कभी भी अहितम कर्म, अहित कार्य परेभ्य न कुर्या, दूसरों के लिए न करे, यह अर्थ होता है। तो अन्वय आपके शिक्षकों के द्वारा आपको बताए गए, उसको भी ध्यान से देखना है और उसके पश्चात उत्तरों को लिखना है। या इससे ज्यादा सरल यदि आपको इसमें जो ऑप्शन में यहाँ अथवा में जो दिया है वह लगता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है, भावार्थ होता है, वो शब्दशः अन्वय नहीं रहता है, उसका भावार्थ रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, त्यक्त्वा आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समूह बंधु कृत्वायम नावसीदति। अब इसमें क्या है कि न प्लस अस्ति प्लस उद्यम सम ये अलग अलग आता है, और न अवसीदति यहाँ पर एक संधि विच्छेद है। अब यहाँ पर देखिए, प्रस्तुते श्लोके परिश्रम से महत्व वर्णयत, प्रस्तुत श्लोक में परिश्रम के महत्व को बताते हुए कहा है, नराणाम शरीरे स्थित, इंसानों के शरीर के अंदर रहने वाला महान डैश आलस्य अस्ति, महान डैश आलस है। आलस्य न, आलस्य से डैश कोपी अन्य शत्रु नास्ति, आलस्य से कोई दूसरा शत्रु नहीं है। उद्यमेन समम बंधु, उद्यम के समान भाई नहीं है। श्रम करके इंसान न अवसीदति अपितु प्रसन्न भवति, थकता नहीं है अपितु प्रसन्न होता है। अतः आलस्यम परित्यज्य, इसलिए आलस्य को छोड़कर डैश क्रिया डैश करना चाहिए। यथा सुप्तस्य डैश, जैसे सोए हुए के डैश में, मुख में, हिरणः स्वयं न प्रविशन्ति, हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। सिंहस्य यानी सिंह के, रिपु यानी दुश्मन, समम यानी लाइक, जैसा, उद्यम समान, उद्यमम, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। तो क्या आएगा इसमें, आप देखिए, पहला आएगा आलस्येन, मतलब नरानाम शरीरे स्थित महान रिपु, महान शत्रु, आलस्येन समम, आलस्य के समान। उसके बाद उद्यमम क्रियात, उद्यम करना चाहिए, जैसे सोए हुए सिंह के मुख में, सिंहस्य मुखे। उसके पश्चात है अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत। हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज द स्टोरी, ये स्टोरी जो दी गई है उसको रीअरेंज करना है। तो इसके रीअरेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 3 जगह डिवाइड कर दीजिए। 8 सेंटेंस है, पहला स्टार्टिंग की स्टोरी, फिर बीच की स्टोरी और एंडिंग स्टोरी। इसके 3 जगह डिवाइड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वाक्य रचना करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसको आप पढ़ते जाइए और अपने दिमाग में ही उस स्टोरी के सेंटेंस को 3 जगह डिवाइड करते जाइए। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी। अब ये सेंटेंस कहां पर आना चाहिए, पूरा पैराग्राफ पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों के घटना के बारे में पूछा या बताने का आदेश दिया। आदेश पाकर दोनों चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह था और अभियुक्त दुर्बल था। वह भार की वेदना से रोने लगा। भार, शव के भार से कंधे को ढोते हुए उसके लिए कठिन जा रहा था। आरक्षणी अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हुए आश्चर्य हो चुका था,
क्योंकि वहां शव कपड़े को हटा करके न्यायाधीश के सामने नमस्कार करके निवेदन करने लगा। मान्यवर, इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कुछ कहा मैं वर्णन कर रहा हूं कि तुम्हारे द्वारा मुझे बॉक्स चोरी करने से रोका गया, इसलिए अपने किए गए फल को भोगो। अब यहां पर आप देखिए, पहला जो आएगा वह रहेगा ये वाला। दूसरा, आदेशम प्राप्यो उभो प्राचलता। तीसरा, आरक्षणी सुपुष्ट देहमासित वाला। चौथा, उसको वो पूजा ढोना बड़ा कठिन लग रहा था और इसलिए वो रोने लगा था, और तब उसने कहा था कि भाई तुझे 3 साल की सजा मिल जाएगी। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखिए कि वह अपने बाद फिर से वो जज के सामने जाते हैं, तो वह जो गवाह था वह शव ही था। वह कपड़ा निकाल करके उनके सामने खड़ा होकर निवेदन करता है और निवेदन इस तरीके से करता है। तो इस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जीरो टू प्लस संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी ZTPL एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।